Uh, Good morning, all. Am I audible to all? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। तो मेरा नाम है डॉक्टर अमन, मैं डिस्ट्रिक्ट एपिडेमोलॉजिस्ट करनाल हूँ, सीएमओ ऑफिस में काम करता हूँ मैं। और बेसिकली मेरा प्रोफाइल यही है कि मैं कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है इस समय, जैसे कोविड चल रहा है या इससे पहले जो हमारे कई डिजीज़ होते हैं, डायरिया, मलेरिया, डेंगू, इस तरह के सारे डिजीज़ मैं देखता हूँ करनाल में और उनकी प्रिवेंशन के लिए काम करता हूँ। तो बेसिकली आज हमारा लेक्चर है से कम्युनिकेबल डिजीज़ के अगेंस्ट कि हम कैसे बचा सकते हैं अपने आप को कम्युनिकेबल डिजीज से। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है। बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज होता है संचारी रोग। इसको हिंदी में अगर हम कहें तो संचारी रोग, मतलब कि जो रोग एक दूसरे से फैलता है, कम्युनिकेबल। भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां पर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों तरह की बीमारियों का बोझ है देश के ऊपर। मतलब हमारे पास कम्युनिकेबल भी बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, डायरिया, मलेरिया, मीजल्स, और हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल, गैर संचारी, जिसे कहते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इस तरह की बीमारियां भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो हम दोनों तरह का, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है दोनों तरह की बीमारियों का बोझ झेल रहा है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो जो है वो लाइफस्टाइल डिजीज है, मतलब कि आपका कैसा व्यवहार है, आप कैसा खान पान है, आपकी कैसी रहन सहन की आदतें हैं, उस पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे कोई बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करता है, फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता है, और एक्सरसाइज जीरो है, कोई वॉकिंग नहीं है, तो उसका लाइफस्टाइल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो वो ज़्यादा लोग कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित होते हैं। मतलब नॉन कम्युनिकेबल से, मतलब कि गैर संचारी रोग जिसे नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं, हाइपरटेंशन, शुगर, इस तरह की हार्ट डिजीज जो उस पेशेंट को ही होगा, उसके परिवार वालों को नहीं होगा। हेलो, जो उसके परिवार वालों को ही को नहीं होगा, सिर्फ उसी पेशेंट को ही होगा नॉन कम्युनिकेबल। और कम्युनिकेबल ऐसा है जो एक जन से दूसरे लोग को हो सकता है। मतलब अगर मैं इन्फेक्टेड हूं तो मुझसे मेरा बच्चा, मेरे परिवार वाले लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, वो कम्युनिकेबल है। इसको कहते हैं संचारी रोग। हिंदी में, अगर हिंदी में बात करूं तो संचारी रोग कहेंगे इसे। तो बेसिकली हम बहुत सा, हमारे जैसे स्कूल्स हैं जहाँ पर छोटे बच्चे आते हैं नर्सरी से लेकर 12th तक, तो वो एक साइट बन सकता है कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, जो संचारी रोग। क्योंकि बच्चे एक समूह में बैठते हैं, एक ग्रुप में बैठते हैं, क्लासेस में होते हैं। अगर मान लो किसी को, जैसे देखा होगा पुराने जमाने में लाइस होता था, लाइस जुए जिसे कहते हैं हम, एक बच्चे को होता था तो क्लास में सभी बच्चों को हो जाता था वो। तो वो भी एक तरह की कम्युनिकेबल बीमारी है, ठीक है जी, कि एक से दूसरे को हो गया, दूसरे से तीसरे को हो गया। इसी तरह स्कैबीज है, ठीक है, कि एक बच्चे को खुजली की बीमारी हुई या फंगल इन्फेक्शन हुआ तो वो दूसरे बच्चे को हो गया, फिर तीसरे को हो गया। तो ऐसे जगह जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, जैसे स्कूल हो गया, ऑफिस हो गए, बैंक्स हो गए, तो वहाँ कम्युनिकेबल डिजीज की प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि अगर कोई एक रोग एक को है तो वो आगे किसी को ना हो। ये प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। कविता पूनम ABRC घरोंडा, प्लीज म्यूट योर माइक। ठीक है जी, प्लीज म्यूट योर माइक। कविता पूनम ABRC घरोंडा, एक माइक ऑन कर रखा है अपना। जी, कविता बड़ी डिस्टर्ब कर दो इनको। रिकॉर्डिंग पे डाल दो। सिक्योरिटी सेफ्टी वाली सभी ना लेने आते हैं। पूरे दिन की है, 4 बजे तक की है। ठीक है जी। अच्छा,
तो यहाँ पर हम कह रहे थे स्कूल्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो एक दूसरे को ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं। तो स्कूल्स में हमारे को कम्युनिकेबल डिजीज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बच्चे जो होते हैं ज्यादा वनरेबल होते हैं। उनको अपना पर्सनल हाइजीन ज्यादा नहीं पता होता। बच्चे जो है बार बार मुंह पे हाथ लगाते हैं, आंखों पे यूं हाथ लगाते हैं, बार बार नाक, कई बच्चे नाक के अंदर उंगली या मुंह के अंदर उंगली डालते हैं। तो इस तरह के इंसिडेंट्स जो कम्युनिकेबल डिजीज की बीमारियां हैं वो स्कूल्स में ज्यादा होने का खतरा है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप लोगों को स्कूल्स में कैसे इस चीज की प्रिवेंशन की जाए वो पता हो। तो इसी के लिए हमारा लेक्चर है ये आज का। और बेसिकली अब हम मैं बताऊंगा आपको कि ये बता दिया मैंने कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। उसके बाद ये बता दिया कि आपको क्यों इम्पोर्टेंट है, हमने ये लेक्चर क्यों इंक्लूड किया स्कूल्स के इस लेक्चर में कम्युनिकेबल डिजीज का। कम्युनिकेबल डिजीज कैसे फैल सकते हैं? कॉन्टैक्ट ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? कॉन्टैक्ट मतलब एक दूसरे से फैल सकते हैं। डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट हो, ठीक है, जैसे मैं एक बच्चे के साथ खेल रहा हूँ, मैंने उसको जुकाम है, उसको उसके हाथों से उसने अपना नोज क्लीन किया अपने हाथ से, वही हाथ मेरे साथ टच हो गए और फिर मैंने भी अपने मुंह पे हाथ लगा लिया, तो आई विल बी इन्फेक्टेड, मैं भी इन्फेक्ट हो जाऊंगा उस बच्चे से। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इस तरह जो कम्युनिकेबल डिजीज का बहुत तरीका से होता है, में कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन जो एक दूसरे के साथ रहने से हो जाता है। ये कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन है कि मैं उसकी यूज की हुई टावल से अपने घर में किसी बच्चे को कुछ हुआ है या किसी फैमिली मेंबर को कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उसका टावल हम इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी का हैंकरचीफ हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हैंकी जिसे कहते हैं, ठीक है, या किसी का कॉम्ब या कपड़े, कॉम्ब मतलब कंघा, किसी की कंघा हमने इस्तेमाल कर लिया तो उसको डैंड्रफ है तो हमें भी डैंड्रफ होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। तो इसी जैसे आंखों में, कई गर्मियों में देखा होगा एक बच्चे को क्लास में आंख में कंजक्टिवाइटिस होता है, आंख लाल हो जाती है, जिसे आप आम भाषा में अगर हम बात करें तो आंख निकलना या कहते हैं। तो वो अगर एक बच्चे को हो तो पूरी क्लास को हो जाता है। क्यों? रीजन बीइंग कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद वो बच्चा, एक ने हाथ लगाया, दूसरे ने भी हाथ लगा लिया, तो क्या होता है कि वायरस और बैक्टीरिया इस कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो इस तरह के क्या क्या एग्जांपल है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, जैसे एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, हेड लाइस, स्कैबीज, चिकन पॉक्स, इस तरह की कुछ बीमारियां हैं जो कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से हो जाती हैं। दूसरा है हमारा एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का मतलब है हवा में, हवा से, कि एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, बेशक दूर दूर बैठे हैं, लेकिन हमने क्या कहते हैं उसी हवा में सांस ले रहे हैं, तो मेरे को अगर कोई डिजीज है तो वो दूसरे को भी हो जाएगी ट्रांसमिशन से, हवा के ट्रांसमिशन से। इसका एग्जांपल है जैसे टीबी। हमारे देश में लगभग हर साल 20 लाख प्लस केसेस टीबी के आते हैं, 20 लाख प्लस, डाटा इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 20 लाख प्लस टीबी के केसेस आते हैं। और टीबी आपको पता है कि फेफड़ों के अलावा भी बहुत जगह होती है टीबी। जैसे फेफड़ों की टीबी को तो हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कह देते हैं, और जो फेफड़ों के अलावा होती है उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। तो फेफड़ों के अलावा जो टीबी, फेफड़ों में जो टीबी होती है वो एयरबॉर्न इन्फेक्शन, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। अगर एक टीबी के मरीज के संपर्क में आप आते हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब भी आपकी इम्यूनिटी कम हो तो आपको टीबी हो सकती है। तो ये किस तरह का एग्जांपल है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का। मीजल्स का, इसी तरह मीजल्स का, मीजल्स एक जिसे हम छोटी माता कह देते हैं आम भाषा में, मीजल्स को, जो छोटे बच्चों को, एक बच्चे को अगर घर में हो तो दूसरे बच्चे को भी आती है, तीसरे बच्चे को भी हो जाती है। उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे दाने बनते हैं। जब वो दाने सूखने होते हैं तो उस सूख रहे होते हैं तो उसके ऊपर से एक पपड़ी, उसके ऊपर पपड़ी जम जाती है। ठीक है, वो स्किन जो है, हल्की सी पपड़ी जो है, जब हवा के साथ, या जैसे बच्चा ने खारिश करी तो वो हवा में उसके जो ग्रेन्यूल हैं या छोटे छोटे कण हैं वो उड़ जाते हैं, और वो जहां पर भी उड़ेंगे और जिसकी भी बॉडी पे लगेंगे तो वो उसको बीमारी कर देगा।
इसीलिए मीजल्स अगर घर में एक को होती है, एक बच्चे को होती है, तो अदर जो किड्स हैं, बच्चे हैं, दूसरे बच्चे हैं परिवार के, उनको भी इसका खतरा बना रहता है। तो ये किस चीज का एग्जांपल है? ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। एक हो गया कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, एक हो गया एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। अब तीसरा है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ठीक है जी। एयरबॉर्न में अभी हम रिसेंट एक और चल रहा है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। अभी रिसर्च चल रही है इस पे कि कोविड एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है या नहीं है। तो कोविड जो हमारा अभी प्रेजेंटली सभी को पता है कि कोविड एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, अगर दो लोगों एक ही कमरे में बैठे हैं और एक कोविड पॉजिटिव है और दूसरा नॉन कोविड है, और एक ही कमरे में बैठे हैं और वो छींकता है या खांसी करता है, तो हो सकता है कि दूसरा भी इन्फेक्टेड हो जाए। इसके लिए उसको मिनिमम 40 मिनट से ज़्यादा का एक्सपोजर चाहिए बिना मास्क के। बिना मास्क के 40 मिनट का अगर आपका कोविड पॉजिटिव के साथ एक्सपोजर है तो आप भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये भी एक तरह से एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का एग्जांपल है। तीसरा है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन क्या? जैसे मैंने छींका, उसके ड्रॉप्स जो हैं किसी सामने वाले के, जैसे अब हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं, बहुत अभी तो थोड़ा इम्प्रूव है, पहले बच्चे यूं ही छींक देते थे। तो ये एटिकेट आपने बच्चों को सिखाने हैं कि whenever you sneeze cover your face not with your bare hands। मतलब आपने अपने नंगे हाथों से आपको छींक आई, हम क्या करते हैं मोस्टली यूं करते हैं छी। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करवाना है। अगर उसके पास रुमाल है तो बहुत अच्छी बात है कि वो रुमाल में छींके, और अगर रुमाल नहीं है तो ऐसे छींके। ठीक है, अपनी कोहनी के ऊपर, ताकि जो ड्रॉपलेट जो ड्रॉप्स उसके गिरने हैं वो उसी की बॉडी पे गिरे, आसपास के सरफेसेस पे, आसपास के एरियाज पे वो ना गिरे। अगर मैंने छींका तो मैं ऐसे छींकूं, अगर मेरे पास रुमाल नहीं है तो इस तरह से छी, ताकि मेरे ड्रॉपलेट मेरी बॉडी पे ही गिरे, किसी सरफेस पे ना गिरे। मान लो सपोज मैं यूं छींकता हूँ सीधा, और वो जिस बेंच पे बच्चा बैठा है या उसके साथ जो बच्चा बैठा है उसके ऊपर अगर वो इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स गिरते हैं तो वो ड्रॉप्स जो हैं उस बच्चे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का सबसे अच्छा उदाहरण आज की डेट में कोविड है, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, जैसे हमने स्वाइन फ्लू एक बीमारी सुनी होगी आपने, स्वाइन फ्लू, वो है। ये सारे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के एग्जाम्पल है। ठीक है जी। अब 3 हो गए, एयरबॉर्न, ड्रॉपलेट, कॉन्टैक्ट। 3 तरह से आपका ये फैलता है। चौथा है फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न। फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज कैसे हो सकती है कि मान लो सपोज एक छोटे बच्चे हैं, एक 5-6 साल पहले का इंसिडेंस है करनाल का ही। तो छोटे बच्चे जो थे वो 5वीं किसी गवर्नमेंट स्कूल के 5वीं क्लास के बच्चे थे, वो उन्होंने एक पेड़ के बीज सारे बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने खा लिए। और वो पेड़ क्या कहते हैं, किसी ऐसी वैरायटी का था जिससे डायरिया होता था। उन्होंने उस बच्चों ने उसको बादाम समझ के खा लिया। तो ये एक एग्जाम्पल है फूड बॉर्न का। या एक किसी ऐसे आपने शादी या किसी ऐसे समारोह में खाना खा लिया जहाँ खाना इन्फेक्टेड था, तो क्या होगा, पूरी की पूरी जिन लोगों ने वो खाना खाया है वो सारे ही इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, जिसको इसके एग्जांपल है वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस। ठीक है, या फूड पॉइजनिंग, या कॉलरा। कॉलरा तो आपने नाम सुना होगा, हैजा जिसे हम कहते हैं हैजा। हैजा पुराने जमाने में बहुत होता था, आजकल तो बहुत कम होता है, हैजा होता ही नहीं है ऑलमोस्ट। पिछले 1 साल से करनाल में कोई हैजा नहीं आया। तो हैजा जैसे होता था कि जो गोलगप्पे वाला बच्चे रेडियो पे बहुत खाते हैं, तो उनको फूड पॉइजनिंग बहुत होता है। तो आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनहाइजीनिक तरीके से, जिसका खाना ठीक ढका नहीं हुआ है जालीदार से, या क्या कहते हैं जो हाथ अपने वॉश नहीं कर रहा है प्रॉपरली, या कोई गंदा सामान या बासी सामान बेच रहा है, तो आपने उसको कंट्रोल करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो डायरिया,
डायरिया का जो डिजीज है वो कम हो जाएगी। जो देखा जाता है कि बरसात के सीजन में मैक्सिमम बच्चे जो हैं बरसाती सीजन में बीमार होते हैं, जिनको डायरिया हो जाता है या फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है, या एक हेपेटाइटिस ए और ई जो पानी की गंदगी के कारण होता है। तो आपने हमने ये, मैं बचाव भी साथ में धीरे बाद में बताऊंगा, बचाव इन सारी चीज़ों के बचाव। तो इस तरह की ये बीमारियां जो है ये फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न डिजीज में आती हैं कि आप किस तरह से आप बच्चों को कहेंगे क्या कहते हैं पानी उबाल के पियो, हाथ धो के खाओ। कई बार खाना तो ठीक होता है लेकिन बच्चे के हाथ इन्फेक्टेड होते हैं, वो कुछ ऐसी चीज छुई होती है उसने या किसी ऐसे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आया होता है जिसके कारण वो फूड को इंजेस्ट कर लेता है अपने साथ ही, फूड के अपने हाथ से खाना खाया और वो बैक्टीरिया भी साथ में चला गया। ठीक है जी, तो ये फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न होगा। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, वेक्टर का मतलब है कि बीमारी को ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान कोई, जैसे मच्छर या मक्खी, इस तरह के जीवों जो काम आते हैं, काम में क्या मतलब वो फैलाते हैं, वो वेक्टर बॉर्न होते हैं। ठीक है जी, तो जैसे कि मलेरिया, डेंगू, ठीक है, मलेरिया, डेंगू, या फिर क्या कहते हैं कोई भी मच्छर से पैदा होने वाली बीमारी, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जेई जिसे हम कहते हैं आम भाषा में जापानी बुखार, ठीक है, तो वो वेक्टर की सहायता से जाते हैं क्योंकि उनके जो होस्ट होते हैं वो कोई और होते हैं और परमानेंट जो होते हैं वो कोई और होते हैं। तो पैरासाइट वाली बीमारी होती है मलेरिया, पैरासाइटल डिजीज है। तो प्रोटोजोअल डिजीज है। तो डेंगू जो है वो वायरल डिजीज है। तो डेंगू का जो वायरस होता है वो मच्छर एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो जो इस बीमारी को वेक्टर की जरूरत होती है, वेक्टर का मतलब कि जो किसी और थर्ड जीव को इस्तेमाल करके एक से दूसरे में फैलता है, वो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है, जिसके एग्जांपल है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जेई। ठीक है, तो ये हमारे सारे हैं कम्युनिकेबल डिजीज। एक लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं बट आजकल बहुत कम चांसेस है, पहले बहुत हुआ करते थे, बॉडी फ्लूइड्स और ट्रांसमिशन, ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स। ब्लड और बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन जो है, जैसे कि किसी को इन्फेक्टेड खून चढ़ना, आज की डेट में बहुत बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि इन्फेक्टेड खून चढ़े, क्योंकि खून चढ़ाने से पहले या जिसका भी खून जो दे रहा है, जो ब्लड डोनेट कर रहा है, उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं पहले भी, और उस ब्लड के भी सारे टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद ही किसी को वो ब्लड दिया जाता है। तो एक ये रीज़न हो गया ब्लड ट्रांसमिशन जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके अंदर। और दूसरा हो गया बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि सलाइवा, जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, HIV, जिसमें बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके पियर्सिंग, टैटू, जो डायरेक्ट आपके, मान लो सपोज किसी इन्फेक्टेड बंदे को टैटूइंग की, टैटू जो आजकल के बच्चे जो बहुत ज़्यादा टैटू बनवाते हैं, अगर वो टैटू हाइजीनिक ना बना हो और उसने नीडल सेपरेट हर बंदे के लिए इस्तेमाल ना की हो, तो वो सबसे बड़ा सोर्स है HIV, HCV ये फैलाने के लिए, सबसे बड़ा सोर्स आज की डेट में। क्योंकि प्रोटेक्टेड सेक्स तो आजकल सारे ही कर रहे हैं, पर ये जो टैटूइंग है उसमें कोई कम ध्यान नहीं देता कि टैटूइंग में उसने निडल इस्तेमाल करी है, दूसरी इस्तेमाल निडल उसके लिए जिसके की पुरानी निडल इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि जो टैटू करते वक्त ना आपके बॉडी फ्लूइड्स, आपकी ब्लड के स्ट्रीम में, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में वो निडल कांटेक्ट में आती है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा केसेस अगर आप रूरल में देखो, अगर HCV, हेपेटाइटिस C के और HIV के, जिनकी ऐसी कोई ट्रैवल हिस्ट्री, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं होती कि उन्होंने सेक्सुअल बिहेवियर एबनॉर्मल करा हो, लेकिन उनको फिर भी HIV हो गया। आपने सुना होगा कि वो कि कैरेक्टर वाइज तो बिल्कुल ठीक था और कहीं भी बाहर उसका ऐसा इस तरह का कोई बिहेवियर नहीं था, लेकिन फिर भी उसको HIV हो गया। तो इसके मेन रीज़न ये हो सकते हैं, या तो इन्फेक्टेड ब्लड, पर इन्फेक्टेड ब्लड के चांसेस बहुत कम है आज की डेट में। मेन रीज़न हो सकता है टैटू, कि उसने टैटू बनवाया और ऐसी जगह से बना लिया जहाँ HIV पॉजिटिव बंदे ने भी पहले टैटू बनाया था, या HCV पॉजिटिव बंदे ने भी टैटू बनाया था।
तो उसको भी वो डिजीज हो सकती है। और एक और जगह है जहाँ से हमारे को हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियां लगने का साधन बन सकता है, वो है नाई की दुकान। बहुत ही कॉमन है ये, तो हम सब भी जानते हैं। हम सब भी नाई की दुकान पे तो सभी जाते हैं, सारे मेल्स, कई लोग तो अपना शेव भी नाई की दुकान पे बनवाते हैं। तो जब भी आप नाई की दुकान पे जाएं तो कोशिश करें कि वो हर बार अपना जो रेजर है या जो भी इंस्ट्रूमेंट वो इस्तेमाल कर रहा है आपकी शेव के लिए, कटिंग के लिए, वो प्रॉपरली वॉश करें और सैनिटाइज करें, और आपके लिए नया ब्लेड इस्तेमाल करें, ताकि जो है आपको हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारी से बचाव हो। हमारी असंध बेल्ट, अगर यहाँ पर कोई असंध बेल्ट से है, तो असंध बेल्ट में बहुत ज़्यादा हमारे हेपेटाइटिस सी है बिकॉज ऑफ दिस ओनली। और जब भी आप किसी डॉक्टर या आरएमपी या किसी भी एक्सवाइजेड के साथ जाएं, तो उसे हमेशा कहें कि नई सुई, अगर आपको इंजेक्शन लग रहा है तो नई सुई का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, कुछ एक जो बीमारियां हमने डिस्कस करी हैं, मैं उसके आपको मेन वो बता देता हूँ कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि अगर आप कॉमन अपने स्कूल में किसी बच्चे को ऐसा कुछ है तो आप पहचान सकें और उसको दूसरे बच्चों से अलग कर सके टाइमली, ताकि बीमारी पूरी क्लास को या पूरे आपके आसपास ना फैले। जैसे मैंने बताया कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस में क्या होगा, बच्चे की आंख जो है लाल होगी, उसकी आंख में इचिंग होगी, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा आंसू आएंगे, ठीक है, और जो सिक्रीशन होगी जो आंख से निकल रहा है वो चिपचिपा होगा, एबनॉर्मल सिक्रीशन होगी, ठीक है जी। उसी तरह चिकन पॉक्स जिसे हम आम भाषा में माता भी कह देते हैं, छोटी माता, बड़ी माता, मीजल्स और चिकन पॉक्स, ठीक है, हमारे आम भाषा में उसको आम, ये अब ये बड़ा मिथ है कि सब आप टीचर्स हैं तो आप बड़ा मिथ है कि मीजल्स और चिकन पॉक्स जो है झाड़े से 7 दिन में चली जाती है, 5 दिन झाड़ा लगवाओ और चली जाती है। तो उसका नॉर्मल कोर्स ही 5 से 7 दिन होता है। मीजल्स और चिकन पॉक्स का 5 से 7 दिन में वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उसको कर देती है। तो झाड़े वगैरह के चक्कर में ना पाए, आप ये बताएं लोगों को कि ये झाड़े से नहीं, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। और इसमें हाइजीन मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और विटामिन ए वगैरह दें और हाई न्यूट्रिशियस डाइट दें। बस इतना ही करना है, झाड़े वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। चिकन पॉक्स में क्या होता है, फीवर होगा बच्चे को, थकान होगी और उसके वीकनेस होगी, और उसके बॉडी पे ना दाग पड़ेंगे, छोटे छोटे दाने होंगे। मीजल्स में लाल रंग के छोटे छोटे दाने होंगे, मीजल्स का टीका वैसे लगाती है सरकार, लाल रंग के छोटे छोटे दाने होंगे। अगर ऐसा किसी बच्चे को हो रहा है तो आप उसको तुरंत पूरी क्लास से अलग कर दीजिए, या आपके घर में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत उस बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग कर दीजिए, ताकि ये बीमारी जो है किसी और को ना फैले। उसी तरह एक गैस्ट्रोएंटराइटिस है। गैस्ट्रोएंटराइटिस में क्या होता है कि डायरिया होगा, तो उस केस में डायरिया होगा, पेट दर्द होगा, तो उस केस में आपने बच्चे को क्या कहते हैं ORS पिलाना है और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लेके जाना है, अपनी तरफ से कोई मेडिकेशन नहीं करनी है, ठीक है। उसी तरह इन्फ्लुएंजाज जो हमारे अभी चल रहे हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया या सर्दी जुकाम, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं सर्दी जुकाम, अगर इस तरह का बच्चे को कुछ होता है तो उसको स्टीम दीजिए, ठीक है, और उसको दूसरे बच्चों से अलग रखिए, उसका टावल, उसका हैंकी, इस तरह की चीजें अलग रखिए उनसे, ताकि बच्चा जो है दूसरे बच्चों को या आपको इन्फेक्ट ना कर सके। इसी तरह से मैं बीच में कोविड का भी बता रहा हूँ कि कोविड में भी आपने, अगर आपके घर में किसी को कोविड हुआ है तो उसके जो है यूजेबल्स जो हैं वो आप अलग रखिए, तो ताकि वो बच्चा दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना कर सके, ठीक है जी। ये आपने कोविड के लिए भी करना है। अगला है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर जो है वो भी, अगर किसी को बुखार है, तेज बुखार है, तो आपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना है अपने, और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके ही इलाज कराना है, अपने आप से कोई इलाज नहीं करना, क्योंकि डेंगू जो है बुखार, इसमें प्लेटलेट्स कम होती हैं, तो 20,000 तक भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहना आपने डॉक्टर को पास जाके कि इसको प्लेटलेट चढ़ाओ, 20,000 तक प्लेटलेट नॉर्मल होती है। तो उस आपने अपने घर के खाली गमले
कूलर, ये सारे साफ करके रखने हैं। खाली गमले, कूलर आप अगर साफ कर देंगे तो उसमें मच्छर का जो है लार्वा वो नहीं पनपेगा। 7 दिन तक मैक्सिमम आपने पानी हर 7 दिन बाद चेंज कर देंगे तो लार्वा नहीं पनपेगा, क्योंकि लार्वा जो होता है 7 दिन तक ही वो मैच्योर मच्छर बनता है। और वो फिर घर में, अगर मच्छर घर में इन्फेक्टेड एक हो गया तो वो इन्फेक्टेड मच्छर सारे घर को इन्फेक्ट कर सकता है। उसी तरह है स्कैबीज। स्कैबीज अगर किसी बच्चे को होता है, या आपकी क्लास में किसी कोई बच्चा लगातार पीठ खुजला रहा है, या कोई ऐसे आँख खुजला रहा है, पीठ पे खारिश कर रहा है, टांगों पे खारिश कर रहा है, या उंगलियों पे यहाँ यहाँ खारिश कर रहा है, या उसके यहाँ यहाँ पर जख्म बने हैं इन उंगलियों के रिजिज के बीच में, तो आपने उस बच्चे को अलग कर देना है और उसको अपने मेडिकल सेंटर में इमीडिएटली भेज देना है। उस बच्चे के रोज कपड़े बदलने हैं, नहलवाना है, उसको ये बताना है आपने कि वो बच्चा रोज नहाए, गर्म पानी से नहाए और उसके कपड़े गर्म पानी में धुले, ताकि वो बच्चा इन्फेक्ट ना हो। ठीक है। और उसके आसपास उसका बिस्तर, उसके बिस्तर और टावल और हैंकी, ये सारी चीजें अलग रखनी है उस बच्चे की। ठीक है जी। ये कुछ सावधानियां बरत कर हम कम्युनिकेबल जो डिजीज है उसको रोक सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं कि आपके पूरी क्लास के बच्चे इन्फेक्ट ना हो, आपके आसपास वो बीमारी ना फैले। ठीक है। और इसके कुछ फैक्टर्स जो ट्रांसमिशन के हैं, जैसे इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं। मान लो सपोज बच्चा यहाँ पर है, वो खेल रहा है और वो इन्फेक्टेड है, आपको पता चल गया कि वो इन्फेक्टेड था, उसने यहाँ पर छींक दिया, तो उस एरिया को आप गीले कपड़े से, डिटॉल अगर आपके पास है तो डिटॉल, और या आजकल तो ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आ रहे हैं, उसको कपड़े पे मार के लगाकर पूरा सरफेस क्लीन कर सकते हैं जहां जहां उस इन्फेक्टेड बच्चे के हाथ लगे हैं, या करवा सकते हैं। ठीक है। स्कूल सेटिंग में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट की आप स्प्रे करवा सकते हैं, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये छोटे छोटे मेजर्स हैं जिसको हम देख करके बच्चों के सिम्टम पहचान करके हम उनको टाइमली कम्युनिकेबल डिजीज से जो आगे बढ़ रही है उनको रोक सकते हैं। अब आप को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि एक क्लास में अगर 2-3 बच्चे एक ही जैसी सिम्टम से बीमार हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि उनको कॉमन बीमारी हुई है और कॉमन कॉज है, तो उसको ध्यान में रख के उस कॉज को रिमूव कीजिए। जैसे मान लो सपोज किसी को खाज हो रही है, खारिश है, तो उन बच्चों को अलग ही कर दीजिए, पूरी क्लास से उन बच्चों को आगे या पीछे बिठा दीजिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, बट उनको आगे या पीछे बिठा दीजिए, सो दैट कि वो बच्चे किसी और को इन्फेक्ट ना कर सके। ठीक है जी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज जो कम्युनिकेबल में प्रिवेंशन में है, वो है पर्सनल हाइजीन। बच्चों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप पर्सनल हाइजीन के बारे में बताएं। पर्सनल हाइजीन के बारे में बताएं कि बच्चा रोज नहाए, बार बार नाक में, आंख में और मुंह में उंगली ना डालें। ठीक है जी। और बच्चा रोज कपड़े बदल कर आए, या साफ धुले हुए कपड़े पहन कर आए, हेल्दी डाइट खाए, और खाने से पहले और आफ्टर वॉशरूम्स, टॉयलेट के बाद प्रॉपर साबुन से हाथ धोएं। हाँ, हैंड वॉशिंग टेक्निक अपने स्कूल में रेगुलर एज ए वर्कशॉप करें। हैंड वॉशिंग टेक्निक आप सभी को पता होगी, हैंड वॉशिंग टेक्निक। ठीक है जी। इस तरह से 5 मिनट प्रॉपर। ठीक है जी। ये सारी तरीके से आपने हैंड हाइजीन, उनको हैंड हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन में। अगर हाथ साफ होंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत ही, एडल्ट्स तो जो बड़े जो हैं वो अपने कंट्रोल कर सकते हैं, हाथ बार बार मुंह पे ना लगाएं, लेकिन बच्चे जो हैं उनको बार बार आदत है इस तरह के, यूं इस तरह करने की। तो ये सारी चीजें आपको उनको सिखानी है कि अगर वो कर भी रहे तो उनको हर एक 2 क्लास के बाद उनका हाथ धोएं, या फिर हाथ धोएं। मेरा तो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। एक क्या कहते हैं, फील्ड में आया था ब्रह्मा तक। नहीं सर, मैंने उनको बोला, ये नहीं बोला कि खुद टेस्ट करा लो सर, उनको बोला था मैंने, क्या कहते हैं हम भेज देंगे आपके पास, उन्होंने कहा कि मैं खुद चला जाऊंगा।
सर उनसे बात होगी थी सर, मेरी सुबह ही आपसे पहले ही बात हुई थी सर उन्होंने। ठीक है सर, मैं बोल दूँगा। नहीं सर, मैंने उनको बोला था कि मैं भेज दूंगा। मैंने तो उनको है सर, है मेरे पास नंबर। हाँ सर, मैं क्या कहते हैं, मेरी बात होगी थी सर उनसे, क्या कहते हैं, मैं पूछ लेता हूँ। सॉरी, एक पर्सनल फोन सीएमओ सर का फोन था। रेस्पिरेटरी हाइजीन आपने बताना है। रेस्पिरेटरी हाइजीन में क्या कहते हैं, आपने बच्चे को बताना है, जैसे अब कोविड है तो वो मास्क का उपयोग करें लगातार। ठीक है जी। बाहर अगर जाएं तो मास्क वैसे भी इम्पोर्टेंट है आपके सभी तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को रोकने के लिए, जैसे टीबी है या कोई भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन है या डस्ट है या जिस एस्थमा जैसी चीज़ों को जब बच्चों में बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है डस्ट के कारण। ठीक है, तो मास्क अगर कंटिन्यूअस बच्चे मास्क लगाएंगे, बाहर में मास्क की आदत होगी, तो हम आज के डेट में तो कोविड के लिए सबसे बड़ी प्रिवेंशन है मास्क। तो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जिस तरह से, अगर मान लो सपोज, और दूसरा ये है कि उसको छींकने का तरीका, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इस तरह से छींकना है अगर उसके पास हैंकी नहीं है तो, ताकि उसके जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ना वो उसी के ऊपर गिरे, किसी दूसरे के बच्चे के ऊपर ना गिरे। तो ये रेस्पिरेटरी एटिकेट्स। फूड हाइजीन, मतलब बच्चे को सिखाना है कि वो हर कोशिश करे कि रेडी जो है बाहर की उनसे ना खाए, या वो क्या कहते हैं इस तरह से ना करे। ठीक है जी, ये कुछ प्रिवेंशंस हैं जो फूड हाइजीन में उसने करनी है। बाहर का ना खाए, और बासी पुराना ना पिए। ठीक है जी, कच्चा दूध ना पिए। इस तरह की फूड हाइजीन, जैसे गांव में अक्सर देखा होगा आपने बच्चों को कि कच्चा दूध पी लेते, तो जो कच्चा दूध है वो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो इस तरह से आप उनको इनफेक्ट बता सकते हैं कि फूड हाइजीन किस तरह से रखनी है हमने। और एनवायरमेंटल हाइजीन में आपको पता है कि आपके आसपास ग्रीनरी होनी चाहिए, पेड़, ये तो सारे नॉर्मल सी बात है कि आपको ये सिखाना है। और वेस्ट डिस्पोजेबल इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेस्ट डिस्पोजेबल, अगर मान लो सपोज कोई बच्चा इन्फेक्टेड है तो उसके नैपकिन, जो टिश्यू पेपर्स इस तरह के हैं, वो प्रॉपरली डिस्पोज हो ताकि वो किसी और को इन्फेक्ट ना कर सके, किसी और के कांटेक्ट में ना आए, ताकि वो कोई किसी और लोग उससे प्रभावित ना हो। जैसे नोज, अगर उसने कॉमन इन्फ्लुएंजा है, वाइप कर रहा है किसी टिश्यू से या हैंकी से, तो उसको प्रॉपरली वॉश करें और उनका जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें। ठीक है, अगली बात है वैक्सीनेशन की। तो सभी बच्चों को सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन, 5 साल की उम्र तक के टीके होते हैं वो लगवाने का लिए सुनिश्चित करवाएं। अब पेरेंट्स से बात करें कि उसको सारे टीके लगे हों। 15 साल तक की उम्र तक जेई का टीका लगता है, जो हमारे करनाल वाली बेल्ट में जेई प्रेवलेंट है। ठीक है जी, इस तरह के टीके उनको लगाएं। उनका वैक्सीनेशन कार्ड भी चेक करें, आप अपने लेवल पे करवा सकते हैं चेक। ठीक है, तो अगर ये जेई लगा होगा, ये सारे वैक्सीनेशन अगर कंप्लीट होगा बच्चे का, तो उसको मीजल्स, मम्प्स, रूबेला और ट्यूबरकुलोसिस इस तरह की बीमारियों से बहुत ज़्यादा बचाव मिलेगा। तो वैक्सीनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगर आपको कोई पूछना है, किसी तरह का कोई भी सवाल है आपका, तो आप प्लीज़ मेरे से बोल सकते हैं। अगर आपको किसी ने भी कोई प्रश्न पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। लिख दूं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। कुछ पेरेंट्स वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते कोविड वाली 15 से 18 साल वाले बच्चों को, जी और वो कहते हैं कि रिटर्न में आप लिख के दे दो।
तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए रिटर्न में हम नहीं लिख के दे सकते, लेकिन आप मोटिवेट कीजिए उनको, क्योंकि जो अभी तक जो भी स्टडीज पूरे विश्व में आ रही हैं कोविड को लेके, वो ये है कि जिनको वैक्सीन लगी हुई है उनको सीवियरिटी ऑफ डिजीज जो है वो बहुत कम है। उनको मतलब जो हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं वो लोग। अब देखिए अभी अभी हमारी जो थर्ड वेव चल रही है, इसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट है वो बहुत कम है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड है। तो वैक्सीनेशन का फायदा ये हो रहा है कि जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज है तो ये कम हो रही है। ये बच्चों को, ये पेरेंट्स को आपको समझाना पड़ेगा कि इस तरह की स्टडीज चल रही है। देखिए कोई भी वैक्सीन जब भी बाजार में आती है वो बिना एफिकेसी के और बिना ट्रायल्स के नहीं आती है। तो ये पूरी स्टडीज होने के बाद ही रिकमेंडेशन दी गई है सरकार द्वारा भी, और साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी जो ICMR के उन द्वारा भी। तो इसमें कोई भी वो नहीं, हार्म नहीं है ये। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब मैं राज सिंह, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। डॉक्टर साहब मैं राज सिंह भैणी खुर्द PGT ज्योग्राफी से हूँ। जी जी सर हमारे स्कूल में ना जो ट्यूबवेल लगा हुआ है जी वो लगभग 300 फुट का लगा हुआ है, जी सबमर्सिबल। तो मेरे ख्याल में पानी सफिशिएंट होगा पीने के लिए, उसमें कोई दिक्कत देखिए जो किसी भी प्रकार? ट्यूबवेल लगा होता है आजकल उन सारे ट्यूबवेल्स के साथ क्लोरीनेशन वाली मशीन भी फिट की जाती है। ठीक है, अब तो क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन अगर पानी का हो गया, पानी का ट्रीटमेंट हो रहा है साथ के साथ, तो दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्लोरीनेशन के बाद पानी फिट होता है ड्रिंकिंग के लिए। नहीं तो वो 300 फुट वाला पानी भी, उसकी भी क्लोरिफिकेशन होगी जी? हाँ, क्योंकि पंप में आने से पहले क्लोरीनेशन हो रही है। पंप के ऊपर ही क्लोरीनेशन लगी हुई है। जब भी वो सप्लाई में जाता है उससे पहले क्लोरीनेशन होती है पानी की। हर एक पंप को ये एडवाइजरी जारी हुई हुई है। ओके सर, ओके सर जी। और कोई प्रश्न? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर शायद राज सिंह सर के का जो क्वेश्चन है ना वो क्लियर नहीं हुआ है यहाँ। उनका क्वेश्चन आपने आंसर दिया सर के जो पंप्स है और उनके ऑपरेटर को ये एडवाइजरी जारी है। सर इनका कहना है कि स्कूलों में ना ये समर्सिबल पंप अपने लगवाए गए हैं, मतलब वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जो पंप लगे हुए हैं ना वो उनका पानी नहीं आता है बहुत से स्कूल्स में। देखिए गाइडलाइंस तो सरकार की यही है कि जो भी पंप कर रहा है या समर्सिबल लगा रहा है उसको क्लोरीनेशन करवानी ही कंपलसरी है। इनका क्वेश्चन सर ये है, अगर ऐसा ना हो और हमने प्राइवेट मान लो वो समर्सिबल अपने लगवाए हुए हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई क्या वो पानी पीने लायक है या नहीं है, जी या बिल्कुल, जी बिल्कुल। अभी तक हमारी जो धरती है वो पानी जो सोखती है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू ही सोखती है। आपने पढ़ा ही होगा कि जो हमारा ये क्रिस्ट 3-4 लेयर होती है, लिथोस्फेयर और ये सारी स्फेयर, उससे पानी पर्कुलेट होके ही जाता है। तो जो पानी पर्कुलेट होके जा रहा है वो फिल्टर ही होता है। और दूसरी बात ये कि जैसे अब भटिंडा वाला रीजन है पंजाब का, जहां पर पंप पानी जो है वो पूरी तरह से दूषित हो जाए है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो हम अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। पानी की लगातार जांच, सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा सारे से चेक, रैंडमली चेक की जाती है और सर्टिफिकेशन लेनी होती है प्रत्येक स्कूल को। प्रत्येक स्कूल को हेल्थ विभाग सर्टिफिकेट देता है कि हाँ आपका पानी सुटेबल है या नहीं है। वो उसका सैंपल भरा जाता है, प्राइवेट स्कूल का भी और सरकारी स्कूल का भी। डॉक्टर साहब मैं अभी, मुझे लगभग 1.5 महीना हुआ है जी ज्वाइन किए हुए स्कूल में। जी तो हमारे तो वहाँ पूरा सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब चेक पानी हो गया है और सब पानी में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रिंसिपल से भी बात हुई है मैडम से, और हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी हाँ। नया गया और था। अगर आपको फिर तो भी मैडम ने आपको पहले ही इसको, जी, आपको फिर भी किसी को लगता है कि आपका पानी साफ नहीं है या आपका हाइजीनिक पानी नहीं है, तो आप उसकी अपने नियरेस्ट CSC या PSC जहां पर भी है उसका सैंपल भरवा सकते हैं। वो हमारी PH लैब में चेक होगा और वो बता देंगे कि वेदर द वाटर इज ड्रिंकेबल और नॉट, यूजेबल और नॉट। ठीक है ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब हमारा तो हो गया, अभी हमारी बात हुई है मैडम से, जी तो जी साथ में कोई हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी जी। तो वहाँ बहुत साफ सफाई हमारे स्कूल में, तो ऐसी कोई। चलो ये तो अच्छी बात है जी। कम्युनिकेबल डिजीज के लिए साफ सफाई इज वन ऑफ द बेस्ट मेजर। ठीक है।
और कोई प्रश्न जी, क्योंकि मेरे से नेक्स्ट स्पीकर वेट कर रहे हैं। अगर कोई और अपना प्रश्न पूछना चाहता है तो आप हेलो हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर, आपने HIV और HEV के बारे में बताया। व्हाट इज HEV सर? HCV इज हेपेटाइटिस सी, जिसे हम आम भाषा में काला पीलिया कहते हैं। जी सर। सरकार ने इसके लिए स्कीम चला रखी है। हेपेटाइटिस सी का इलाज सरकार द्वारा मुफ्त होता है। ठीक है जी, आप उसके लिए कभी भी रूम नंबर 16 CMO ऑफिस में आए, आपकी फाइल बनेगी। हेपेटाइटिस सी का इलाज आपका फ्री होगा अगर आप करनाल के रेजिडेंट हैं तो। सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर। जी जी बोलिए। सर एक व्यक्ति मास्क कितने टाइम तक लगा सकता है सर, लगातार? लगातार देखिए, मास्क मास्क के लिए बहुत सारी अलग अलग प्रोविजंस हैं। ठीक है, अगर आप N95 मास्क लगा रहे हो तो वो आप 12 घंटे भी लगा सकते हो। ठीक है, आप सर्जिकल मास्क इस्तेमाल कर रहे हो तो वो 6 घंटे में इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप इन्फेक्टेड रीजन में नहीं हो। अगर आप इन्फेक्टेड रीजन में हो और तो हम हर, जैसे अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में हो, अगर हॉस्पिटल के वर्कर हो, तो हर 2 घंटे बाद अब आप अपना मास्क चेंज करेंगे। ठीक है, एक मिसकंसेप्शन मास्क को लेके है कि हम तो जो जी क्या कहते हैं, इस तरह से ये मास्क के अंदर ही सांस लिए जा रहे हैं। जी, मास्क के हम अंदर सांस नहीं लेते, इसमें माइक्रोपोर्स होते हैं। N95 का मतलब है कि 95 माइक्रोन्स पतला ये मास्क है। इसके अंदर से जो छिद्र है वो एक्सचेंज ऑफ एयर हो रही है, लेकिन इतना पतला है कि सिर्फ हवा ही आ सकती है, वायरस या बैक्टीरिया नहीं आ सकते। सर इसमें डाउट है थोड़ा सर। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज पूछिए। N95 जो है, ये मान लो इतना महंगा परचेज कर पाना, मतलब स्टूडेंट्स के लिए लोकल रीजन में ये बड़ा मुश्किल है। वो मान लो घर के सिले मास्क या कपड़े के मास्क डालते हैं तो जी, सिंपल होते हैं वो, तो उसमें हवा की क्रॉसिंग भी बहुत कम रहती है। तो उस स्थिति में कितने टाइम तक लगातार, क्योंकि हम बच्चों को सिखाते हैं भाई फ्रेश एयर में जाइए और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा ले, ये चीजें हम बच्चों को सिखा रहे हैं। तो मास्क ज्यादा समय लगाने से क्या वो हम अपनी बात से मतलब वो देखिए, अगर आप क्राउडेड प्लेस पे हैं तो यू हैव टू वियर द मास्क, दैट्स इट, द सिंपल एज इट इज। कि अगर आप क्राउडेड प्लेस में 6 घंटे हैं तो आपको 6 घंटे मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि यस, ठीक है। और अगर आप जैसे ही उस क्राउडेड स्पेस से निकलते हैं तब आप अपना मास्क डाउन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्राउडेड प्लेस में है, मोर देन 5 लोगों के बीच में है, तो आपको मास्क लगाना है। चाहे और ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम 6 घंटे या 7 घंटे लगातार क्राउडेड लोगों के बीच में रहे। ठीक है जी। मतलब सर मैं यही मतलब मेरा क्लियर है सर कि बच्चा अगर एकांत में है तो प्लीज हाँ ये देखिए, ये सरकार ने भी कहा है कि अगर आप अकेले गाड़ी में जा रहे हैं, अकेले कमरे में बैठे हैं, तो यू नीड नॉट टू वियर द मास्क। ठीक है, वहां कोई दूसरा नहीं आपको इन्फेक्ट करने के लिए, वहां तो आप खुद ही हैं। मान लो बच्चा क्राउडेड प्लेस से थोड़ा बहुत इधर उधर होता है या टीचर भी इधर अगर उधर रोड के किनारे खड़े है बच्चा, रोड के किनारे खड़ा है, अकेला खड़ा है, तो वो मास्क अपना डाउन कर सकता है। लेकिन जी अगर वो रोड के बीच में है, उसके साथ 4 लोग और खड़े हैं, तो वो मास्क नहीं डाउन कर सकता। सर सेम इज विद टीचर। हाँ, सेम इज विद टीचर्स। जी सर, हमने किसी का चालान नहीं किया टीचर्स का। थैंक यू सर, जी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जी। हाँ जी, Thank- सुशील कुमार जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपकी आवाज रेजोनेट कर रही है सुशील जी। नहीं नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी सर, अगर बच्चे जैसे 4-5 घंटे लगातार मास्क लगा रहा है, उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा इससे? नहीं, कोई नुकसान नहीं है मास्क से। मास्क एयर ब्लॉकेज नहीं है, मास्क से हवा छन के आ रही है, उससे बेनिफिट ही होगा। उसको डस्ट पार्टिकल नहीं जाएंगे उसके बीच में, उसको कोई एलर्जेंस नहीं जाएगा उसके मास्क के थ्रू। ठीक है, और कपड़े वाला मास्क तो बहुत, उसके पोर्स जो है वाइडर होते हैं। ठीक है जी, उसके पोर्स बहुत वाइडर होते हैं, उसका फ्री। हाँ हाँ, लेकिन वो बिल्कुल फ्री एयर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, अगर आपने एयर टाइट मास्क, जैसे आप आईसीयूज में हम लगाते हैं एयर टाइट मास्क, एयर फिल्टर मास्क, तो वो हार्मफुल होता है। उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स जो है फेंट भी होते हैं, डॉक्टर्स भी फेंट हो जाते हैं,
क्योंकि वो एयर टाइट मास्क होता है, उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाती। लेकिन ये जो कपड़े का मास्क है और ये सर्जिकल मास्क है, ये बिल्कुल फ्री है। मतलब इसमें बिल्कुल माइक्रोन जो है इनके बहुत ज्यादा हैं और फ्री ट्रांसमिशन होती है एयर की। इसमें हिंड्रेंस बिल्कुल भी नहीं होती एयर पार्टिकल्स की। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी डॉक्टर साहब, जी जी जैसे बच्चे खेलते हैं ना, एक पीरियड लगता है खेलने का भी, जी। वॉलीबॉल वगैरह, उसमें भी मास्क लगाना पड़ेगा क्या? नहीं जी, उसमें मास्क वो उतार सकते हैं मास्क उसमें, क्योंकि उसमें उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक। ठीक है, आई गेस सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू ऑल, इट वाज अ नाइस इंटरेक्शन विद यू। थैंक यू।